तो मूवी की शुरुआत सन 1956 में होती है, जहां हम एक छोटे से बच्चे जैक्स को एक चर्च में फादर की मदद करते हुए देखते हैं। अब शाम के वक्त जैक्स एक वाइन की बोतल को बेसमेंट में रखने जा रहा होता है। बेसमेंट के अंदर घुसते ही जैक्स को एक परछाई दिखाई देती है, जिससे डर कर वो तुरंत ही फादर के पास उन्हें बुलाने जाता है। जब फादर वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसी जगह पर रखा हुआ होली वाटर अपने आप ही गर्म होकर भाप में बदल रहा था, और इसको करने वाला और कोई नहीं, डीमन नन है, जो फादर को हवा में उड़ाकर उनके पूरे शरीर में आग लगा देता है और फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम चर्च को बाहर से देखते हैं, जिसके टॉप फ्लोर पर नन खड़ी होती है और एक आदमी चर्च के बाहर से आ रहा होता है, जिसकी परछाई नन की तरह दिख रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सिस्टर आयरिस को एक दूसरे चर्च में देखते हैं, जहाँ पर वो सिस्टर डेबरा से अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही होती हैं। वो बताती हैं कि मैं और मेरी मॉम पहले बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन मेरी मॉम को कई तरह की वियर्ड विजन आते थे। अब दूसरी तरफ हम फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं, जिसे मैडम लॉरेंस चला रही होती हैं, जो कि सभी से गुस्सा होकर बात करती हैं, क्योंकि उसी स्कूल में उनका बेटा एक चैपल में मारा गया था, इसीलिए उनका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा सा था। इसी स्कूल में मॉरिस भी मेंटेनेंस का काम करता है। मॉरिस वही कैरेक्टर है जिसने नन पार्ट 1 के एंड सीन में सिस्टर आयरिस की मदद किया था। अब हमें स्कूल में एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम सोफी है, जो कि मॉरिस की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। जब कभी भी सोफी को उसके आसपास के लोग परेशान किया करते हैं, तभी वहाँ पर मॉरिस उसे बचाने के लिए आ जाया करता है। लेकिन कई दिनों से मॉरिस बहुत ही स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है। लेकिन एक दिन स्कूल में एक लड़की कुछ सामान को डिलीवर करने आती है, तो वो मॉरिस को कई सारे कॉकरोच को खाते हुए देखती है। तभी मॉरिस के अंदर से डीमन नन की आत्मा निकल आती है और वो उस लड़की को वहीं पर मार देती है। मतलब स्टार्टिंग के सीन में जब हमने एक आदमी को चर्च से बाहर निकलते हुए देखा था, वो आदमी और कोई नहीं मॉरिस ही था। वहीं पर सिस्टर आयरिस को भी अजीब तरह के सपने आ रहे होते हैं, जिसमें मॉरिस उससे मदद मांग रहा होता है। लेकिन तभी उसका पूरा शरीर धीरे धीरे डीमन में बदल जाता है और सिस्टर आयरिस डर के कारण तुरंत ही जाग जाती हैं। अब सीन वापस से उसी स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर सोफी के साथ दो लड़कियां उसे उसी चैपल में लेकर जाती हैं, जहाँ पर मैडम लॉरेंस के बेटे की डेथ हो गई थी। वो उसे वहाँ पर एक गेम खेलने के लिए कहते हैं, जिसमें उसे सामने लगे हुए एक गोट की इमेज की आंखों में घूरते रहना होगा, और अगर उसने नजर हटाई तो डीमन आकर उसे मार डालेगा। सोफी उस इमेज को घूरती रहती है, लेकिन वो लड़कियां वहाँ पीछे से निकल जाती हैं और सोफी वहाँ पर अकेली रह जाती है। तभी उसे पीछे से कोई हलचल सुनाई देती है और पीछे मुड़कर वो नन को देखती है, जिसे घबराकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ मॉरिस पहुंच जाता है और वो सोफी को शांत करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सिस्टर आयरिस को उस चर्च के फादर बुलाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि हमारे आसपास के शहरों में कई प्रीस्ट और नन की डेथ हो रही है, और इन सभी के पीछे उसी डीमन नन का हाथ है, जिसे तुमने पहले हराया था। लेकिन वो नन वापस इस दुनिया में आ चुका है, जिसे अब तुम ही रोक सकती हो। लेकिन सिस्टर आयरिस इस सिचुएशन को हैंडल करने से मना कर देती हैं और उन्हें कहती हैं कि उस नन को हराने में सबसे ज्यादा मदद फादर बर्क ने किया था, इसीलिए ये केस आप उन्हीं को दीजिए। पर फादर आयरिस को बताते हैं कि उनकी बहुत ही पहले मौत हो चुकी है, इसीलिए अब ये केस तुम्ही को ही हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरा अब इंसानियत पर जा चुका है। और कोई चारा न देखते हुए सिस्टर आयरिस और सिस्टर डेबरा टेरेस्कॉन की ओर निकलते हैं, और वो उसी चर्च में जाते हैं जहाँ पहले फादर की जलकर मौत हो गई थी। चर्च के अंदर जाते ही आयरिस को जैक्स का विजन आने लगता है, जिसके कारण वो जैक्स को ढूंढने लगती है और वो उससे खेलते हुए नजर आता है। सिस्टर आयरिस जैक से पूछती है कि क्या तुमने चर्च में किसी तरह की परछाई को देखा है, जिसे सुनकर जैक्स उसे हाँ कहता है। तभी सिस्टर आयरिस को नन हॉन्ट करती है और वो उसका गला पकड़ लेती है। सिस्टर आयरिस को वहाँ एक और नन को देखती है, जिसकी एक आंख को निकाला जा रहा था, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिस्टर डेबरा पहुँच जाती है, जो कि सिस्टर आयरिस को संभाल लेती है। वहीं नेक्स्ट सीन में मॉरिस को डीमन नन बार बार पोजेस कर रही थी, जिसके कारण आए दिन स्कूल में कोई ना कोई घटना घट रही थी। अब हॉस्पिटल में आयरिस वापस होश में आ जाती है और उसे याद आता है कि पहली बार नन से लड़ते वक्त मॉरिस ने उसकी हेल्प की थी, तो शायद अब मॉरिस नन के कंट्रोल में आ चुका है। सिस्टर डेबरा आयरिस को बताती है कि जैक्स ने उसे एक होली क्रॉस का सिंबल दिया है, जिसमें एक तरह का पैटर्न बना हुआ था, और ये पैटर्न उन सभी के होली क्रॉस में मौजूद है जिनकी अब तक मौत हो चुकी है। इसीलिए इस निशान को जानने के लिए वो लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लूसी से जुड़ा हुआ है। और आयरिस को समझ में आ जाता है कि उसे जिस नन का विजन आया था, जिसमें उसकी आंखों को निकाली जा रही थी, वो आंखें और किसी की नहीं, सेंट लूसी की थी। और अभी तक जिनकी भी मौत हुई है
वो सभी सेंट लूसी के खानदान से थे, इसीलिए वो उन सभी को मारकर सेंट लूसी के आंखों तक पहुंचना चाहती है, जिसे हासिल करके वो अपनी खोई हुई सारी पावर को वापस हासिल कर सकता है। तभी लाइब्रेरियन सिस्टर आयरिस को बताता है कि पहले वो नन, जिसका असल में नाम वेल्काय है, वह पहले एक अच्छा एंजल हुआ करता था, लेकिन एक दिन गॉड ने उसे निकालकर उसकी सारी पावर को छीन लिया था। इसीलिए लाइब्रेरियन सिस्टर आयरिस और डेबरा को सेंट लूसी के आंखों के बारे में बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सेंट लूसी की आंख यहीं पास एक चैपल के अंदर छुपा दिया गया है, जहाँ पर पहले एक वाइन की फैक्ट्री थी, लेकिन अब वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल बन चुका है। और हम एज ए व्यूअर समझ जाते हैं कि असल में मॉरिस उस स्कूल में क्या करने आया था। अब आंखों का पता चलने पर वो सिस्टर तुरंत ही उस बोर्डिंग स्कूल की तरफ निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर मॉरिस अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। वो अपना सर उस एम्बेडेड चैपल पर पटकने लगता है, जिसे देखकर मैडम लॉरेंस उसे होश में लाती हैं और वो उसे कुछ देर जाकर सोने के लिए कहती हैं। लेकिन मॉरिस लॉरेंस से यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी इस चैपल से आवाज आने लगती है और लॉरेंस को दिखाई देती है कि उसका मरा हुआ बेटा उसके सामने खड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी स्पिरिट को डीमन नन ने काबू में कर रखा हुआ था, जिसकी मदद से डीमन नन ने उसकी माँ को उसके बेटे की स्पिरिट से मरवा देती है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस पहुंचकर मैडम लॉरेंस की लाश को ढूंढ लेते हैं, जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, जिसके कारण पूरे स्कूल के बच्चे बहुत ही डरे हुए होते हैं। तभी उसी रात को मॉरिस, सोफी और कैट डांस कर रहे होते हैं, जिससे उनका मन थोड़ा सा शांत हो सके। पर तभी मॉरिस की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और उसके गले के पीछे होली क्रॉस का सिंबल उल्टा बना हुआ होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर आयरिस और डेबरा पहुँच जाते हैं, जो कि सोफी और कैट को मॉरिस से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि मॉरिस के अंदर इविल स्पिरिट मौजूद है, जो कि मॉरिस को काबू कर रखा हुआ है। तभी इतना सुनकर डीमन नन मॉरिस पर पूरी तरह से काबू कर लेता है और वो सिस्टर आयरिस को हेलो सिस्टर कहकर पुकारता है और तुरंत ही उसे एम्बेडेड चैपल की तरफ बढ़ता है। सिस्टर आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नन आयरिस को दूर फेंक देती है। ये देखकर सिस्टर डेबरा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे रोक नहीं पाती। इसीलिए सिस्टर आयरिस बाइबल की लाइन पढ़ने लगती है, जिसके कारण वो डीमन नन कमजोर होने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सिस्टर डेबरा मॉरिस के सर पर जोर से मार देती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। सिस्टर आयरिस और डेबरा मॉरिस को एक जगह पर बांध देते हैं और वो खुद उस चैपल में सेंट लूसी की आंखों को ढूंढने लगते हैं। और उनकी मदद करने के लिए सोफी भी वहां आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि सामने लगे हुए इस गोट की इमेज थोड़ी वियर्ड है, क्योंकि इस गोट की आंखें सूरज की रोशनी से चमकने लगते हैं। जिसे सुनकर सिस्टर आयरिस को कुछ गड़बड़ लगता है और वो अपने हाथ में लिए हुए टॉर्च की लाइट को उस गोट की आंखों पर मारने लगती है, जिसके कारण उस गोट की आंखों से एक रोशनी जमीन की ओर इशारा कर रही थी। इसीलिए वक्त को और न खराब करके वो लोग उस जगह को खोदने लगते हैं और उन्हें उस जगह पर सेंट लूसी की आंखें मिल जाती हैं। और तभी मॉरिस को भी होश आ जाता है और डीमन नन अपने असली रूप में आकर सभी स्कूल के बच्चों को डराने लगता है, जिसे देखकर सिस्टर डेबरा उन सभी बच्चों को संभालने की कोशिश करती हैं और वो लोग एक कमरे में आकर खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ मैडम लॉरेंस की आत्मा उन सभी लोगों को हॉन्ट करने लगती है। वहीं दूसरी ओर मॉरिस सिस्टर आयरिस के पास आकर उनसे उन आंखों को छीनने लगता है, लेकिन सोफी किसी तरह से उस रैली को छीनकर बेल टावर की तरफ भाग जाती है। मॉरिस सोफी के पीछे पीछे भागने लगता है कि तभी वो रैलिक अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मॉरिस थोड़ा सा परेशान होने लगता है और वो बेल टावर धीरे धीरे टूटने लगता है। सोफी रैली की मदद से मॉरिस को बहुत ज्यादा कमजोर करने में कामयाब हो जाती है और एक पॉइंट पर मॉरिस इतना कमजोर हो जाता है कि उसके पूरे मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग मॉरिस की मौत से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन तभी मॉरिस तुरंत खड़ा होकर उस रैलिक को सोफी से छीनने में कामयाब हो जाता है और उस रैलिक की पावर को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं दूसरी ओर कैट इन सभी बच्चों को संभाल रही थी, पर अभी भी वो डेविल उनका पीछा छोड़ नहीं रहा था। तभी डेविल उन्हीं में से एक बच्चे को पकड़ लेती है, जो हमेशा सोफी को परेशान किया करते थे, और वो उसे वहीं स्टैब करके मार देती है। और बाकी बचे हुए लोग खुद को किसी तरह से संभालते हैं और उस डेविल से बचने की कोशिश करते हैं। अब पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद डीमन नन अपने असली फॉर्म में आने लगती है और वो सिस्टर आयरिस को हवा में उड़ाकर मूवी के फर्स्ट सीन की तरह आयरिस को भी उसी फादर की तरह जलाने वाली होती है। लेकिन आयरिस को तभी अपनी मॉम की बात याद आती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेंगी, जिसे याद करके वो अपने शरीर पर लगी हुई आग को तुरंत बुझा देती है। और हमें पता चलता है कि आयरिस भी सेंट लूसी की वंशज है, इसीलिए वो अपनी मॉम की तरह ही होने वाले इवेंट को पहले से ही विजन कर लेती है। अब वेलक ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता है और वो आयरिस और सोफी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी उन सभी को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वाइन मौजूद है, इसीलिए आयरिस वहाँ पर मौजूद सभी को प्रे करने के लिए कहती है
है और चर्च में प्रे करने से वाइन की बोतल जीसस ब्लड में बदल जाता है, लेकिन इसके लिए प्रे करने वाले का मन बिल्कुल प्योर होना चाहिए, जिसे करने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं और वहाँ पर पड़ी सारी वाइन की बोतल होली ब्लड में बदल जाता है और वेलेक उसमें जल के खत्म हो जाता है। और इसके बाद मॉरिस भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और मूवी के एंड में सब कुछ ठीक हो चुका है। हमें मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम वॉरेंस को देखते हैं, जिसे फादर गॉर्डन का चर्च से कॉल आता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।